तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी नदी के सफर पर निकलते हैं जिसे पूरे राजस्थान की लाइफलाइन माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। ऐतिहासिक रूप से इसे चर्मणवती और कामधेनु के नाम से भी पुकारा जाता था। और इसका कारण बहुत सीधा सा है, ये 12 मासी है। मतलब ये साल भर बहती है और इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक ज़रूरतों का ख्याल रखती है। इस नदी का जो पूरा ज्योग्राफिकल सफ़र है ना, वो वाकई बेहद दिलचस्प है। तो इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हमारा आउटलाइन बहुत ही सिंपल है। पहला, नदी का उद्गम और उसका मुख्य रास्ता। दूसरा, इसके 4 प्रमुख बांध। तीसरा, इसकी मुख्य सहायक नदियां। और चौथा, नदियों के संगम और वहां बने ऐतिहासिक किले। जैसे किसी पेड़ की शाखाओं को समझने से पहले उसके तने को समझना जरूरी है, बिल्कुल वही अप्रोच हम यहाँ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी चंबल नदी का उद्गम और उसकी मुख्य धारा, एक तरह से इस नदी की रीढ़ की हड्डी। इस नदी की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के महू से, जहां विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है। वहां से आगे बढ़कर ये 84 के पास राजस्थान में एंट्री लेती है। इसके बाद इसका रास्ता कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की सीमाओं के साथ साथ चलता है और अंत में ये उत्तर प्रदेश के मुरादगंज में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसका मतलब है कि चंबल सीधे समुद्र में नहीं जाती, बल्कि यमुना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी बन जाती है। 18 मीटर! अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जैसे ही चंबल नदी 84 से राजस्थान में प्रवेश करती है, ये एक कमाल का वाटरफॉल बनाती है, जिसे चूलिया जलप्रपात कहते हैं। ये 18 मीटर ऊंचा है और पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसे याद रखने की एक बड़ी ही मजेदार ट्रिक है। च से चंबल, च से चूलिया और च से चित्तौड़गढ़। है ना बिल्कुल आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे चंबल पर बने 4 प्रमुख बांध। प्राकृतिक सुंदरता के बाद ये इंसान की बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है। ये देखना वाकई कमाल का है कि हमने चंबल की इस अपार ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसका एक पूरा हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क है। पहले चरण में 1960 में गांधी सागर और कोटा बैराज बनकर तैयार हुए। फिर एक दशक बाद 1970 में राणा प्रताप सागर बांध बना और अंत में 1972 में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ। मतलब इन प्रोजेक्ट्स को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग फेजेस में पूरा किया गया था। अब इस स्लाइड पर नजर डालिए, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स बहुत कुछ कहते हैं। इन 3 बांधों से बिजली का भारी भरकम प्रोडक्शन होता है। मध्य प्रदेश का गांधी सागर 115 मेगावाट बिजली देता है। चित्तौड़गढ़ का राणा प्रताप सागर, जो भराव क्षमता में सबसे बड़ा है, वहां से 173 मेगावाट का उत्पादन होता है। और कोटा बूंदी सीमा पर जो जवाहर सागर है, वो 99 मेगावाट बिजली बनाता है। एक और बेहद अहम बात, राणा प्रताप सागर के पास ही राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इन 4 बांधों में एक बुनियादी फर्क है। पहले जो 3 बांध हमने देखे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, वो सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के काम आते हैं। पर कोटा बैराज की कहानी बिल्कुल अलग है। ये इकलौता ऐसा बांध है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सिंचाई करना है। यहाँ से खेती के लिए बाई और दाई नहरें तो निकाली गई हैं, लेकिन यहाँ कोई बिजली नहीं बनती। तो अब तक दिशाओं, बांधों और मेगावाट के ढेरों आंकड़े सामने आ चुके हैं। दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को एक साथ याद कैसे रखा जाए, क्योंकि जब डेटा बहुत ज्यादा हो तो दिमाग थोड़ा थकने लगता है। इसलिए अगली कॉम्प्लेक्स सहायक नदियों पर जाने से पहले एक छोटी सी मानसिक रणनीति अपनाना बहुत फायदेमंद रहता है। और वो रणनीति है 1 मिनट का मेंटल रीसेट। बस आंखें बंद कीजिए, दिमाग को एकदम खाली कर लीजिए और अगले 60 सेकंड के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। ये एक बहुत ही साइंटिफिक माइंडफुलनेस ट्रिक है। इससे दिमाग एकदम रिफ्रेश हो जाता है और नई जानकारियों को ग्रास्प करने की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो बस एक छोटा सा पॉज और फिर हम वापस अपने सफर पर लौटेंगे। ब्रेक के बाद वापस चलते हैं भाग 3 पर। ये हिस्सा है चंबल की प्रमुख सहायक नदियों का, एक तरह से इस पूरे इकोसिस्टम की नसें। मुख्य चंबल नदी को हमने देख लिया।
अब इसकी इन जरूरी शाखाओं पर गौर करते हैं, जैसे कि बामनी, काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू और मेज। इनमें एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न है। नोटिस करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नदियां, जैसे काली सिंध, आहू, परवन, पार्वती और कुन्नू, ये सब मध्य प्रदेश से निकलती हैं, राजस्थान के परिदृश्य में एंट्री लेती हैं और अंत में आकर चंबल में मिल जाती हैं। इसे थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए काली सिंध नदी का ही उदाहरण लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के देवास से शुरू होती है, फिर ये झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां से कोटा का सफर तय करते हुए अंत में नौनेरा नाम की जगह पर मुख्य चंबल नदी में विलीन हो जाती है। ये हमें दिखाता है कि इन सहायक नदियों का भी अपना खुद का एक लंबा और स्वतंत्र सफर होता है। और अब हम आते हैं अपने चौथे और सबसे शानदार हिस्से पर, नदियों के संगम और वहां मौजूद ऐतिहासिक किले। सोचिए, सदियों पहले के शासकों का दिमाग कितना शार्प था। उन्होंने इन नदियों के संगम के स्ट्रेटेजिक महत्व को बहुत अच्छे से समझा था। उन्होंने अपने मजबूत किले बिल्कुल उसी जगह बनाए जहां दो नदियां मिलती थीं, ताकि पानी उनके लिए एक नेचुरल डिफेंस का काम करे। चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड़गढ़ दुर्ग चंबल और बामणी के बिल्कुल संगम पर है। झालावाड़ का मशहूर गागरोन दुर्ग, जिसे जलदुर्ग भी कहते हैं, वो काली सिंध और आहू के मिलन पर टिका है। और झालावाड़ का ही मनोहर थाना दुर्ग परवन और काली खाड़ नदी के संगम पर बना है। इतिहास और भूगोल का क्या गजब का तालमेल है। किलों के अलावा इन सहायक नदियों के किनारे कुछ और भी कमाल के लैंडमार्क्स मौजूद हैं। बारां जिले का शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी के किनारे है और इसे सांपों की शरणस्थली भी कहा जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा से निकलने वाली मेज नदी की एक सहायक नदी है मांगली। इसी मांगली नदी पर बूंदी में एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है, जिसे भीमलत जलप्रपात कहते हैं। ये सब मिलकर इस पूरे क्षेत्र को एक कंप्लीट और खूबसूरत इकोसिस्टम बनाते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि चंबल सिर्फ एक पानी की धारा नहीं है। ये बड़े बड़े बांधों, विशाल ऊर्जा संयंत्रों, अनगिनत सहायक नदियों और सदियों पुराने अभेद्य किलों का एक जीता जागता नेटवर्क है। अब इस पूरे विशाल तंत्र को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। चंबल के इतने सारे पहलुओं में से, चाहे वो इसके ऐतिहासिक किले हों, इसका पावर जनरेशन हो या इसका जटिल इकोसिस्टम, किस हिस्से का हमें आगे और गहराई से अध्ययन करना चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ज्ञान को एक्सप्लोर करने का ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए।